सो वेलकम गाइस, माय नेम इज जुगल जोशी और आज हम फिर मिले हैं यहाँ पर हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, जो ये है कि सीए फाउंडेशन में जीएसटी का क्या गड़बड़ है भैया। ये जीएसटी क्या है? जीएसटी हमने तो आज से पहले सीए फाउंडेशन की सिलेबस में नहीं देखा था। तो जी हाँ, ये जून 2024 से जो हमारा नया सिलेबस एप्लीकेबल हो चुका है फॉर सीए फाउंडेशन, उसमें जीएसटी का जो नया कंटेंट ऐड हुआ है, आज उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर मिले हैं। जीएसटी का कंटेंट कहाँ कहाँ ऐड हुआ है? तो एंटायर सिलेबस में नहीं ऐड हुआ है। जीएसटी का कंटेंट आपका चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का जो चैप्टर यूनिट 1 है, दैट इज जर्नल, उसमें ऐड हुआ है। और नंबर 2, जीएसटी का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको फाइनल अकाउंट्स चैप्टर 7 जो है हमारा, जिसका यूनिट 1 फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, उसके 2 इलस्ट्रेशन में थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। और यहाँ पर जर्नल नाम के चैप्टर के अंदर हमें थोड़ी सी थियोरी और कुछ 3 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। पर यहाँ जो थियोरी दी गई है, वो थियोरी का यूज या वो थियोरी का इम्पैक्ट या वो थियोरी का रोल हमारा जो चैप्टर 7 है फाइनल अकाउंट्स, उसके दिए गए 2 इलस्ट्रेशंस के अंदर होने वाला है। तो सब भैया इंटरकनेक्टेड है। तो क्या इंटरकनेक्शन है? जीएसटी का क्या स्टोरी है, क्या कंटेंट है सर, और एग्जाम से लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, सब बात करेंगे। कुछ ही दिन बचे हमारे पेपर्स में, तो आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए मुद्दे की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जीएसटी का जो एरिया एडेड है वो ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है कि वो तो समझेगा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट मेरे को लगता है आया तो थियोरी या ऑब्जेक्टिव में कुछ एक आधा पॉइंट आ सकता है, और सम्स में भी एक आधे जर्नल या फाइनल अकाउंट्स के अंदर इसका जो इम्पैक्ट हो आ सकता है। तो हम दोनों आज के लेक्चर में बात करेंगे। और कुछ करेंडियम आया है अप्रैल 2023 एडिशन वाली जो मॉड्यूल है, उसमें कुछ करेक्शंस हैं, बहुत सारे करेक्शंस हैं। मैं आपको करेक्शंस का करेंडियम का लिस्ट इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, और अलॉन्ग विद दैट जीएसटी रिलेटेड क्या करेक्शंस है वो इमीडिएटली अभी कभी मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, दैट इज जीएसटी। सब जानते हैं जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कंटेंट वैसे तो बहुत लंबा डिस्कशन है, बट हम एग्जाम के रिलेटेड क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपको यहाँ पे पूरी थ्योरी दी गई है, वो कैसे आया, क्या उसके बैकग्राउंड्स थे। आई फील ये आपने एक बार पढ़ना चाहिए। जीएसटी के प्री जीएसटी सिनेरियो, जीएसटी आने से पहले क्या था, पोस्ट जीएसटी सिनेरियो के बारे में आपको यहाँ पे थ्योरी दिया। जनरल नॉलेज के लिए आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हियर, बट यस, यहाँ से आगे का जो कंसेप्ट है आई फील एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सब जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमारा जीएसटी लॉ बोलता है कि 2 प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे, हम एक को नाम देंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है वो ट्रांजैक्शन जो, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है, आप मेरे साथ अगर अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे तो भी अच्छी बात है। इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन स्टेट, और दूसरा टर्म आता है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब है बिटवीन द स्टेट। अब इनका कहना है कि अगर आप इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंट्रा स्टेट का मतलब है अगर मैं फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से हूं और मैं कोई गुड्स खरीदना चाहता हूं, आई एम द बायर, और जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूं, जो सेलर है वो भी अगर महाराष्ट्र से, मेरे ही स्टेट से, तो हम बोलेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र से बायर हूं, मैं यहाँ से मैं यहाँ पर और मैं कुछ गुड्स खरीदना चाहता हूँ, बट सामने वाला जो सेलर है वो गुजरात से है, तो हम इसे कहेंगे कि हमारे बीच का ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, 2 स्टेट के बीच के अंदर होने वाला ट्रांजैक्शन है। अब अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है हमारे बीच में, तो फिर अगला सवाल आके खड़ा रहता है कि सर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होने की वजह से हमारे इसमें जीएसटी लगेगा क्या? हाँ जी, पर हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो भी आपका रेट ऑफ जीएसटी है, जो भी रेट ऑफ जीएसटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो गुड्स खरीद रहा हूँ, गुड्स पे 18% जीएसटी है, तो हाफ जीएसटी जो चार्ज होगा वो इन द नेम ऑफ सीजीएसटी होगा, और हाफ जीएसटी जो चार्ज होगा वो इन द नेम ऑफ एसजीएसटी होगा। तो हमारा आधा जीएसटी सीजीएसटी के नाम से होगा, आधा जीएसटी एसजीएसटी। तो 99% विल बी चार्ज इन द रेट ऑफ सीजी एंड एसजीएसटी। बट अगर वही हम दोनों का ट्रांजैक्शन अगर इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट, तो गवर्नमेंट कहता है कि जो भी आपका रेट ऑफ जीएसटी रहेगा, अगर एग्जांपल हमारा 18% रेट लग रहा है इसके ऊपर, तो 100% पूरा जीएसटी विल बी चार्ज्ड इन द नेम ऑफ आईजीएसटी। तो जो टैक्स लगेगा वो पूरा का पूरा आईजीएसटी के नाम से लगेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे रिपीट कर दूं, अगर 18% हमारा रेट है किसी भी आर्टिकल पे,
तो उस प्रोडक्ट का जो बिल बनेगा उस पर 9% CGST लगेगा एंड 9% विल बी SGST। और वही अगर हमारा रेट ऑफ GST किसी प्रोडक्ट पे 18% है तो पूरा का पूरा 18% विल बी चार्ज्ड इन द नेम ऑफ IGST। अब क्या फर्क होता है, इसके पीछे का लॉजिक बहुत है, डिटेल्स बहुत है, आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा, बट फिर भी आई टेक अ बिट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। बच्चा लोग होता क्या है कि अगर मैं महाराष्ट्र का बायर हूं, मैं अब महाराष्ट्र से सेलर है, हम एक ही स्टेट से हैं, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा आधा स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब मेरी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में जाएगा, और रिमेनिंग हाफ जो जाएगा वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाएगा। बट अगर आप किसी और स्टेट से और मैं किसी और स्टेट से हूं तो फिर डिबेट आ जाता है कि 50% जो टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट को देना है तो वो किस किस गवर्नमेंट को दे, क्या वो महाराष्ट्र को जाएगा या गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा, बायर के स्टेट को जाएगा कि सेलर के स्टेट को जाएगा। ऑन दिस देर आर डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके ऊपर कानून बनाए हुए, बट गवर्नमेंट बोलता है हम देंगे स्टेट को, आप चिंता मत करो, बट अभी के लिए टेम्परली ये पूरा का पूरा 100% IGST के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में चला जाएगा। तो IGST पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अभी के लिए मेरे से कलेक्ट कर लेगा एंड ये 100% फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाएगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग द स्टेट जो एज पर रूल्स है वो, बट अभी के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में देंगे। तो जो भी बिल बनेगा, जो भी इनवॉइस बनेगा, उस बिल के ऊपर इनवॉइस के अंदर इस तरीके से आपको टैक्स डिटेल में लिख के देना पड़ेगा, CGST है, SGST है कि IGST है। अब आप बोलेंगे सर हमने एक और एक GST सुना है, UT-GST, तो वो भी एक बार समझ लेते हैं। ऑफिशियली अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कितने टाइप्स ऑफ GST, तो देयर आर 3 टाइप्स होंगे। अगर आप ऑफिशियली डिस्कस करेंगे सर कितने टाइप्स ऑफ GST हैं, तो देयर आर ऑफिशियली 3 टाइप्स ऑफ GST। सर कौन से वो 3 टाइप्स हैं? तो पहला आता है आप लोगों का CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। दूसरा आता है आपका SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा उसका सब पार्ट एक सब टाइप आ जाता है UT-GST, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड थर्ड विल बी योर IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। तो देयर कैन बी ओनली 2 सिनेरियो, या तो किसी ट्रांजैक्शन पे क्या लगेगा, CG और SG का कॉम्बी लगेगा, या अगर आप यूनियन टेरिटरीज पे, उस पर 2 मिनट में मैं एलॉबरेट करूंगा, मेरे को टाइम देना इस चीज के लिए। CG और SGST है तो वो लगेगा, या CG UT-GST लगेगा अगर अपन यूनियन टेरिटरी से हैं दोनों। तो आप और मैं अगर दोनों एक ही स्टेट से हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन पे 18% अगर टैक्स है तो 9% CG रहेगा, 9% SGST रहेगा। आप और हम दोनों समझो अंडमान निकोबार से हैं, लक्षद्वीप से हैं, हम अगर किसी एक यूनियन टेरिटरी से हैं, सेम यूनियन टेरिटरी से, तो हमारे इस पे आधा CGST, 9% CGST और 9% UT-GST लगेगा। या दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप और हम दोनों डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी से, तो 100% IGST लगेगा। सो देयर कैन बी 2 कॉम्बिनेशंस, CG, SG, UG जो भी रहेगा और एक IGST, दीज आर दी 2 कॉम्बिनेशन, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ GSTs। आई होप इज दैट वेरी क्लियर। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, मैं एग्जाम के लिए मैराथन रिवीजन ले रहा हूं, डिटेल लेक्चर होता तो ये कम से कम 2-2.5 घंटे का डिस्कशन होता, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको थोड़ा बहुत GST आपके 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में आइडिया होगा, आपकी इवन 10th स्टैंडर्ड में इसका कंटेंट रहता है, आई एम नॉट गेटिंग ऑन इनटू दोस थिंग्स। तो आपका जो GST है उसके टाइप्स को अगर हम एलॉबरेट करें तो CGST जिसको हम कहेंगे यहाँ पे, इट इज लेवीड बाय दी ऑब्वियसली दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये किसके ऊपर लगता है, आपके इंट्रा स्टेट सेल्स के ऊपर लगता है। SGST के ऊपर एक खास बात बता दूं, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ये भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे ही जाता है, अगर आप देखेंगे इंट्रा स्टेट पे ही जाता है। पर देयर इज वन पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना है कि हमारे कंट्री में जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप की यूनियन टेरिटरीज कौन सी, एक यूनियन टेरिटरी को हम बोलते हैं विथ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है जहां पे खुद का चीफ मिनिस्टर है, खुद की आप लोग बोल सकते हो कि विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा होती है सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के अंदर, वैसे स्टेट लेवल पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है जो वहां पे बैठ के उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी होती है वो उस स्टेट के लिए कानून बनाती है इन दर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो हर स्टेट गवर्नमेंट में होता है। यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शासित होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं, पर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी है जिसमें यूनियन टेरिटरी तो है बट वो थोड़ी यूनियन टेरिटरी है, थोड़ी स्टेट जैसी है, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, थोड़ी यूनियन टेरिटरी थोड़ी स्टेट के गुण दोनों के फीचर्स है उसके अंदर।
तो उसमें स्टेट के क्या फीचर्स आ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के ये फीचर्स आ जाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में जैसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनका चीफ मिनिस्टर होता है, वैसे ये वो यूनियन टेरिटरीज है जिसमें विथ लेजिस्लेचर है, मतलब इनमें भी इनका चीफ मिनिस्टर है, पर इनको पावर्स कम होते हैं चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि थोड़े पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, थोड़े उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं, पावर्स को डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैं एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है कोई, उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, बट एक यूनियन टेरिटरी जो विथ लेजिस्लेचर है उसके पास कम पावर है। जैसे इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो इसके अंदर एग्जाम्पल में कौन आता है, 3 यूनियन टेरिटरीज आती है। पहली आती है हमारी दिल्ली, तो आपने बहुत बार सुना रहेगा, बीच में न्यूज में आते दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनका और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ डिस्प्यूट होता रहता है कभी, या कुछ इश्यूज होते रहते हैं। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनके ज्यादा इश्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी चीफ मिनिस्टर्स, क्योंकि वो एक ऐसे यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं जिस यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, वहां पे इलेक्शंस होकर पब्लिक उनका चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट करती है, बट हाँ उस चीफ मिनिस्टर को पावर्स कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी अदर स्टेट। इसमें 3 स्टेट्स आती हैं, एक दिल्ली है, एक पौंडीचेरी है, और तीसरा जो आता है हमारा वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब आपके मॉड्यूल में जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर बोला गया है, जो ऑन पेपर सही है, बट अभी तक वो विथ लेजिस्लेचर इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे इलेक्शंस अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए। कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 30 सितंबर तक का समय दिया है कि आप 30 सितंबर में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस करवाएं और उनका चीफ मिनिस्टर ले, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करें। लोगों को करने थे उनका चीफ मिनिस्टर अपॉइंट, क्योंकि ये प्रॉमिस किया गया था कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब ये प्रॉमिस किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर विल बी अ यूनियन टेरिटरी बट विथ लेजिस्लेचर, वो एक लेजिस्लेचर के साथ वाला यूनियन टेरिटरी रहेगा। इसको छोड़ के बची हुई हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारी कहलाई जाती है विदाउट लेजिस्लेचर। मतलब क्या, इनके कभी भी चीफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे, इनके कभी भी चीफ मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे, इनका जो भी पावर रहेगा वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। इसमें कौन आती है, तो इसमें रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरीज आते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमारे कंट्री में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 3 यूनियन टेरिटरीज जो आती है वो विथ लेजिस्लेचर और रिमेनिंग 5 विदाउट लेजिस्लेचर है। अब आप हमसे कहेंगे कि सर ये जनरल नॉलेज आपने हमको क्यों दिया, तो भैया ये जनरल नॉलेज देने का समय नहीं है, एग्जाम दरवाजे पे नॉक नॉक कर रही है, ये इसलिए दिया है क्योंकि इसके ऊपर थियोरी में मेंशन है। कहने का ये पॉइंट है, हमारी जितनी भी इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जो क्या है विथ लेजिस्लेचर हैं, ये जितने भी 28 स्टेट और ये 3 यूनियन टेरिटरीज जो क्या हैं विथ लेजिस्लेचर्स हैं, इनके अंदर अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो इन पे सीजी प्लस एसजीएसटी लगेगा। हाँ जी, सही सुना आपने, इस पे सीजी प्लस एसजीएसटी लगेगा। एसजीएसटी क्यों लगेगा सर, ये तो क्या है, ये तो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं तो इनको भी एसजीएसटी, हाँ क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज होने के बावजूद ये कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, विथ लेजिस्लेचर है, जिसमें लेजिस्लेचर का पार्ट है, रूल है, इसलिए विथ लेजिस्लेचर होने के बाद इनमें एसजीएसटी लगेगा। बाकी यूनियन टेरिटरीज जो 5 यूनियन टेरिटरीज में मैं आपको बताया उसमें सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा, ना कि एसजीएसटी लगेगा। आई रिपीट, मैं बात कर रहा हूं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन की। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट से होते हैं। अगर बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट से हैं तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक कॉमन सा डिबेट या डिस्प्यूट आ जाता है कि टैक्स कैसे होगा। तो ऑब्वियसली क्लैरिटी है कि भाई दो डिस्प्यूट का कोई जगह नहीं, अगर आता भी है तो, क्योंकि आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और यूनियन टेरिटरीज जो विथ लेजिस्लेचर है उनको भी फिलहाल एसजीएसटी ही लगेगा। तो यूटीजीएसटी ऑफिशियली कब अप्लीकेबल होता है, ओनली उन 5 यूनियन टेरिटरीज में जब इंट्रा यूनियन टेरिटरी होता है, उन्हीं यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हो तो 50% सीजीएसटी रहेगा और 50% उनकी स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरी। मतलब मैं अंडमान निकोबार का ही बायर हूं, अंडमान निकोबार का ही सेलर हूं, दीव दमन दादरा नगर हवेली का ही बायर हूं, सेलर हूं, लक्षद्वीप का बायर लक्षद्वीप के ही सेलर को अगर सामान बेचेगा तो 50% टैक्स विल बी इन द नेम ऑफ सीजीएसटी एंड 50% विल बी इन द नेम ऑफ यूटीजीएसटी। ये इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो, इंस्टीट्यूट पूछेगा और ट्रू और फॉल्स में मेरे को लगता है इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनना है तो बन सकता है, हेंस आई टुक सो मच टाइम इन डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट। एक बार रीड कर लेते हैं, देखो क्या बोला है एसजीएसटी के बारे में। बोला इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। भाई जो फॉर एग्जांपल 3 है, दिल्ली है, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर है, ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अब आगे आ गया सर हमारा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम प्यार से यूटीजीएसटी कहेंगे। सर इसके बारे में क्या कानून है? तो इसके बारे में बहुत ही सिंपल कानून है, इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी, जो भी है, जो विदाउट लेजिस्लेचर्स है। इसमें बचे हुए 5 आ गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 1 आ गया, फिर आपका दूसरा आ गया लक्षद्वीप, तीसरा आ गया हमारा लद्दाख, चौथा आ गया दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। आपको पता है कि नहीं आई डोंट नो, पर दादरा नगर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी था, दीव दमन एक अलग यूनियन टेरिटरी था। आज से कुछ 2-2.5 साल पहले गवर्नमेंट ने दोनों को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी, आप देख रहे हो इधर ये वाला एंड है, शॉर्टकट वाला एंड है। तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इज वन सिंगल यूनियन टेरिटरी। और लास्ट में बोलेगा चंडीगढ़, हाँ ये सब आपके क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। इनमें अगर इन 5 यूनियन टेरिटरीज में अगर होता है ट्रांजैक्शन, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर हो रहा है तो उसमें यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगेगा, ये दिमाग में याद रखें। और लास्ट में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कब लगेगा? ये लगेगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में। आई होप इज दैट वेरी क्लियर। इधर तक का बात सबको समझा है क्या? पक्का बढ़ू मैं आगे। अब अगला कंसेप्ट पे आते हैं, व्हाट इज इनपुट और आउटपुट टैक्स। अब सब लोगों को जीएसटी समझ में आ गया, जीएसटी के टाइप समझ में आ गए। अब यही जीएसटी 2 लोगों के लिए 2 अलग एंगल से देखा जाएगा। सेम जीएसटी, सेम सीजीएसटी, सेम एसजीएसटी 2 अलग लोगों के लिए 2 नजरिए से देखा जा सकता है। मतलब क्या सर? अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप गुड्स को, अगर आप जब भी जिंदगी में गुड्स को क्या करोगे, परचेज, तो आप परचेज करते वक्त सिर्फ गुड्स की परचेज प्राइस नहीं पे करेंगे। आपको यार ये आदमी थोड़ा अलग शक्ल का बन गया, पर इसको अच्छा बनाते हैं। हाँ, ये जो बंदा है, ये जो बिजनेस करने वाला इंसान है भैया, ये बोलता है कि मैं जब जब जिंदगी में गुड्स खरीदूंगा, मुझे गुड्स खरीदते वक्त गवर्नमेंट बोलेगा कि भैया तुझे सिर्फ गुड्स की परचेज प्राइस नहीं पे करनी, उसके साथ जीएसटी भी पे करना है। अब डिपेंड करेगा वो जीएसटी कौन सा है, डिपेंडिंग मैं मेरे स्टेट से ही गुड्स खरीद रहा हूँ या मैं जिस बंदे से गुड्स खरीद रहा हूँ किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, तो क्या सीजीएसजी का कॉम्बी बैठता है, सीजीयूजीएसटी का कॉम्बी बैठता है, या फक्त ओनली आईजीएसटी का सिचुएशन अराइज होता है। ये डिपेंड करेगा क्या सील किया, बट मेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा उस गुड्स पे। अगर 18% का जीएसटी तो 18% भरना पड़ेगा, भले वो सीजीएसजीएसटी के नाम से 9% भरूं, सीजीयूटीजीएसटी के नाम से 9% भरूं, या इंटायर 18% इज पेड इन द नेम ऑफ आईजीएसटी, आई हैव टू पे दैट जीएसटी अलोंग विद द गुड्स परचेज्ड। अब ये जो गुड्स मेरे परचेज हो गए, गुड्स जो मेरे परचेज हो गए, सब जानते हैं कि परचेज हो जाने के बाद अब क्या होगा, इन गुड्स के ऊपर क्या लगेगा आगे, परचेज हो गए चलो भैया, तो इस पर मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये जो जीएसटी मैंने क्या किया है, पे किया है। पे कब पे किया है? एट द टाइम ऑफ परचेज। तो गवर्नमेंट कहता है कि भैया हम इस जीएसटी को नाम देंगे इनपुट जीएसटी। जो मैंने खरीदते वक्त पे किया है वो कहलाया जाएगा इनपुट जीएसटी। अब हमारी हो गई बल्ले बल्ले, गुड्स आ गए। अब हम ढूंढेंगे कस्टमर। कस्टमर जब ढूंढेंगे तो कस्टमर को हम बोलेंगे कि भैया हमको गुड्स बेचने हैं, ले गुड्स जल्दी से। जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हम सेल करते वक्त सामने वाले को बोलेंगे कि यार मेरे साथ जो हुआ है ना, उस बदले की आग में मैं जी रहा हूं, मेरे साथ जो हुआ है मैं भी तेरे साथ वही करूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है मैं भी तेरे साथ धोखा करूंगा, मेरे को जीएसटी लगा था मैं तेरे से भी जीएसटी लूंगा, तो मैं जब गुड सेल करूंगा तो सेल प्राइस में जीएसटी ऐड करूंगा, ये जीएसटी मुझे रिसीव होगा, मैं इसे जीएसटी को कलेक्ट करूंगा, इसीलिए इस जीएसटी को कहा जाता है प्यार से क्या, बोलिए वहां से बैठे बैठे बोलिए, सुन रहा हूं मैं, इसे कहा जाएगा आउटपुट जीएसटी। तो खरीदते वक्त जो जीएसटी लगा भैया वो है इनपुट जीएसटी, बेचते वक्त जो जीएसटी लगा वो आउटपुट जीएसटी। सर इससे क्या फायदा होता है? तो जब ईयर एंड आता है, ईयर एंड नहीं टेक्निकली मंथ एंड जब आता है, तो जब बच्चा मेरे मंथ एंड आता है, जब महीना खत्म हुआ, मंथ खत्म हो गया, तब क्या करना है अपन ने? महीना खत्म होने के बाद अपन ने क्विकली जाना है और क्या कर देना है, हर मंथ के एंड में पूरे महीने भर में जितना जितना आउटपुट जीएसटी हमने कलेक्ट किया था, कलेक्ट, इस जीएसटी को अपना मत समझना मुन्ना, ये पराया धन है। अगर आपने 100 रुपए में कोई चीज बेची और उस पर अगर आपने 18 रुपए जीएसटी लिया है, तो आपको भले मिलते होंगे 118 रुपए मिले हैं, बट आपकी पॉकेट में आप 100 रुपए रखोगे, 18 रुपए पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है, क्योंकि आप वो किसको दोगे, किसको दोगे? वो गवर्नमेंट को दोगे, क्योंकि आपने उसको बेचते वक्त, सामान बेचते वक्त लोगों को ये कह कर लिया है कि बच्चा मेरा 100 रुपए का सेलिंग प्राइस 18 रुपए जीएसटी, इसलिए आप 118 रुपए दें। तो 18 रुपीज जो आपने सामने वाले से कलेक्ट किया है,
आप उसको क्या कर लेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट का टैक्स है। तो ये जो आउटपुट जीएसटी है ये आप गवर्नमेंट को देने जाएंगे, पर जैसे आप देने जाएंगे अंदर से एक आवाज आएगी, गुलमल है भाई सब गुलमल है, टाइम आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप ये जीएसटी लेके गवर्नमेंट को देने के लिए जाएंगे तो अंदर से आवाज आएगी कि यार ये गुड्स जब मैंने खरीदे थे तो मैंने इस पे तो जीएसटी भरा था ना, इनपुट जीएसटी। तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट हमारे साथ धोखा ना करें, मानते हैं कि हमने वैसा सामने वाले से जीएसटी के नाम से लिया था, बट इसमें से वो पोर्शन हमने ऑलरेडी आपको पहले दे दिया था जब हमने गुड्स खरीदे थे। तो अगर ये गुड्स मैंने खरीदे थे तो उस खरीदते वक्त समझिए उसके ऊपर मैंने 10 रुपए का जीएसटी भरा था, तो आज मैंने 18 रुपए सामने वाले से कलेक्ट किया, और जो मैंने इनपुट टैक्स भरा था, जिसको आप इनपुट जीएसटी कहेंगे, जो आउटपुट टैक्स है उसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं, तो इनपुट जीएसटी इनपुट टैक्स जो भरा था 10 रुपए वो मैं माइनस करूंगा, और मैं गवर्नमेंट को जो पे करूंगा वो ओनली 8 रुपीज पे करूंगा, या पे करना है मुझे, जिसे हम प्यार से कहते हैं जीएसटी पेबल। ऑब्वियसली ये बहुत मैंने आपको रफ समझा, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आएंगे 10-15 मिनट में, बट इसे हम कहेंगे जीएसटी पेबल। तो देखो यार 3 चीजें हैं। पहली बात, स्टेप बाय स्टेप समझो। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप पहले देखोगे मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा हूं उस पर क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस पर 12% है, 5% है, 18% है, 28% है, मैं पहले ये देख लूंगा। वंस आई एम डन, अब पता चल गया इस पे है, अब मैं देखूंगा मैं किससे बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ, वो कहाँ का भैया है, मेरे स्टेट से, दूसरे स्टेट से, तो मेरे को समझेगा अगर मेरी स्टेट से तो सीजी और एसजीएसटी लग जाएगा। अगर मैं दिल्ली में हूँ और सामने वाला भी दिल्ली है तो भी सीजी एसजीएसटी लगेगा। मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, सामने वाला जम्मू कश्मीर है तो भी सीजी एसजीएसटी लगेगा। मैं अगर पौंडीचेरी से हूँ, सामने वाला भी तो भी सीजी और एसजीएसटी लगेगा। मैं अगर अंडमान निकोबार में हूँ, सामने वाला भी अंडमान निकोबार में है, मैं लद्दाख में हूँ, सामने वाला लद्दाख में, तो सीजी और यूटीजीएसटी लगेगा। मैं अगर अंडमान निकोबार में हूँ, सामने वाला तमिलनाडु से है, केरला से है, कर्नाटका से है, तो फिर हमारे बीच में जो लगेगा वो आईजीएसटी लग जाएगा। मैं महाराष्ट्र से, सामने वाला कर्नाटका से, आईजीएसटी लगेगा। अब ये समझ में आ गया। अब बिल बनते के हिसाब लग गया। मंथ एंड में क्या करूंगा, मैंने टोटल जो जीएसटी भरा है, सीजी, एसजी, आईजीएसटी जो भी है, उसको इनपुट बोलेंगे। जो मैंने बेचते वक्त सामने वाले से कलेक्ट किया है उसको आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। जो भी सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जो भी है, और फिर उन दोनों को आपस में डिफरेंस निकाल के गवर्नमेंट को डिफरेंस आपको पे कर देना है। दैट इज नथिंग बट जीएसटी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट अभी जो मेरा बाकी है, जो मैं आगे लगने वाला है, वो फिलहाल मैं पेंडिंग रखूंगा, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। इसको आप सबसे बड़ा स्टार मार्क देके रखेंगे। यही वो डिस्कशन था जिसके अंडर आपको फाइनल अकाउंट्स में, आप यहाँ पे लिख के भी रखे अपने लिए, ये आपको रेफर करना है चैप्टर नंबर 7 यूनिट 1 के अंदर। और चैप्टर 7 के हमारे जो यूनिट 1 है उसके अगर आप इलस्ट्रेशंस देखोगे तो इलस्ट्रेशंस, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ जी, उसके इलस्ट्रेशन 9 एंड इलस्ट्रेशन 10 में आपको ये काम आने वाला है। तो ये आप नोट करके रख लेंगे। ये अभी नहीं, इसको बाद में यूज करेंगे, अभी नहीं लगने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे इलस्ट्रेशंस में आते, कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए कहाँ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई, अब एक इसमें और एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। तो बच्चा मेरे, अगर मैं कोई भी चीज खरीद रहा हूं, मैं क्या बाय कर रहा हूं, गुड्स को परचेज कर रहा हूं, या मैं कोई भी तरीके का फिक्स्ड असेट को परचेज कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं, या मैं कोई भी तरीके की सर्विस अवेल कर रहा हूं, सर्विस अवेल कर रहा हूं, सर्विस परचेज नहीं की जाती, सर्विस ली जाती है। तो मैंने गुड्स खरीदे, मैंने मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, या मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट दिया, उसने मेरे को सर्विस दी। अगर ये सब मैं ले रहा हूं, खरीद रहा हूं, इनके लगते वक्त इनपुट जीएसटी, अगर वो सीजीएसटी लग रहा है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट यूज होगा। अगर उस पर सीजी और एसजीएसटी लग रहा है तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट यूज होगा। अगर उस पर आईजीएसटी लग रहा है तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट यूज होगा। और वो इनको परचेज करते वक्त हमेशा डेबिट होगा।
लॉजिक बहुत सिंपल है, आप उसको ऐसा समझो कि आपने गवर्नमेंट को प्रीपेड एक्सपेंस करके रखा है। पहली बात, जीएसटी ना ही आपके लिए खर्चा होता है ना ही आपके लिए इनकम होता है, आप पासिंग द पार्सल करते हो। ऑफिशियली आपका काम है माल बेच के आगे वाले से जीएसटी लेना और वो गवर्नमेंट को देना। पर गवर्नमेंट को क्या है प्रॉब्लम आपके साथ? हैशटैग ट्रस्ट इश्यूज। गवर्नमेंट को आपके साथ भरोसे का कमी है, विश्वास नहीं है आपके ऊपर, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि भैया क्या करना है आपने। गवर्नमेंट बोलता है कुछ नहीं करना, आपने सिंपल सादा काम करना है। क्या है वो सिंपल सादा काम? आपने पहले हमको टैक्स दे देना एडवांस में, फिर आप सामने वाले से कलेक्ट करेंगे, उसमें से आपने जो हमारे पास एडवांस दिया रहेगा वो आपके पास रख लेना और डिफरेंस हमको दे देना। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे मैं वो सब नहीं करने वाला, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने का अपने को, जीएसटी का डिफरेंस, बट दो कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ। फिलहाल हम उतना आगे नहीं जा रहे, हम शुरुआत में, आज मैं खरीद रहा हूँ चीजें। मैं गुड्स खरीदूं तो इनपुट अकाउंट डेबिट करूंगा, फिक्स एसेट खरीदूं तो भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसको भी डेबिट करूंगा। सर्विस ले रहा हूं, मोबाइल का रिचार्ज कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टर से कुछ चीजें ले रहा हूं, मैं इवन रेंट पे कर रहा हूं, सर्विस में रेंट भी, सर्विस जो मेरे को मिल रही है तो मैं रेंट पे कर रहा हूं, तो उस पर भी मैं हर बार इनपुट जीएसटी अकाउंट हमेशा डेबिट करूंगा। और आगे जाके अगर इनमें से कुछ रिवर्सल होता है, रिवर्सल मतलब क्या? अगर क्या हो जा रहा है, परचेस रिटर्न हो जा रहा है, रिटर्न, राइट, तो यही इनपुट्स अकाउंट जो मैंने ऊपर यूज किए इनको हमें क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर इनका रिवर्सल हो रहा है तो मैं क्रेडिट करके इनको क्या कर दूंगा? कैंसिल। एज सिंपल एज दैट। तो परचेज इनपुट जीएसटी अकाउंट इसलिए डेबिट कर रहा हूं क्योंकि मैं उसको पहले एडवांस में पे करके रख दिया और आगे जाके वो एडजस्ट हो जाएगा, जो नलीफा हो जाएगा तो वो ना ही मेरे लिए एक्सपेंस है ना ही मेरे लिए कोई प्रकार से इनकम है, वो मेरा पार्ट है रेगुलर वर्किंग का। इसलिए मैं फटाक से कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर आएंगे। आपको बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल ₹50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आपका कितना आ गया? 9% ईच आ गया। तो आप बोलोगे कि सर ₹50,000 के मैंने गुड्स खरीदे, उसमें 9% आता है 4,500, तो मेरी एंट्री बहुत ही ईजी और सिंपल सी बन जाएगी। मेरी एंट्री हो जाएगी आपके लिए बहुत ही ईजी सी, मैं परचेज अकाउंट क्या कर दूंगा? डेबिट। अब एक चीज याद रखना, आपका जो मेन असेट का अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट होता है, खर्चे का अकाउंट होता है, जो मतलब आप सर्विस अवेल कर रहे हो, ये जो भी अकाउंट होते हैं ये डेबिट करते हो विदाउट जीएसटी के अमाउंट के होते हैं, इनमें जीएसटी कभी इंक्लूड नहीं होता है। तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, आपने गुड्स कितने के परचेज किए? सॉरी, 50,000 के आपने गुड्स क्या किए? परचेज किए। तो आप परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 50,000 से। अब उसके ऊपर जो जीएसटी भरा जा रहा है वो इनपुट है, अब कुछ नहीं बोला है तो हम इनपुट सीजीएसटी पकड़ेंगे और इनपुट एसजीएसटी पकड़ेंगे। अगर कुछ नहीं बोला बट यहाँ पे क्लियरली बोला है कि आपको क्या बोला गया वहाँ पे कि आप लोगों का क्या होगा? 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी है। तो आपको बताया 5 9 45, तो आप बोलोगे 4,500 सीजीएसटी, 4,500 एसजीएसटी। ये हो गई आपकी बेसिक परचेज की अकाउंट। और आप बोलोगे सामने हमने परचेज साहिल से किया है, तो ये कौन सा परचेज है? ये तो क्रेडिट परचेज है, तो हम क्रेडिट करते हो किसको क्रेडिट कर देंगे? साहिल अकाउंट को, और साहिल को कर देंगे 59,000। साहिल हमारा क्रेडिटर बन गया 59,000 का। दिस इज हाउ योर परचेज लॉजिक वर्क्स। तो ऐसे आपके जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आएंगे आप वैसे करते जाएंगे। अब इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। जब भी आप लोगों का ट्रेड डिस्काउंट अगर एप्लीकेबल होगा तो आप जीएसटी कैसे कैलकुलेट करोगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। इन शॉर्ट, जिस वैल्यू पे आप परचेज कर रहे हो उसी वैल्यू पे आप क्या अप्लाई करने वाले हो? जीएसटी। तब तक आप उस पर जीएसटी लगाने वाले नहीं हो। जैसे अगले ट्रांजेक्शन में आपने परचेज गुड्स फॉर 40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10% बोला है, तो पहले 40,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर आपका जो 36,000 अमाउंट आएगा उस पर सीजीएस जीएसटी लगेगा 9% ईच से। और आपने भले 20,000 इमीडिएटली पे किया है, बैलेंस अभी नहीं पे किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा अमाउंट अभी के अभी आपको पे कर रहा हो। मत पे करो, थोड़ा पे करो, थोड़ा बाद में पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। इन शॉर्ट जीएसटी उतना ही लगने वाला है, गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी उस पर टैक्स लगा रहे, मतलब आप अभी पे कर रहे हो नहीं पे कर रहे हो, परचेज हुआ इमीडिएटली इनपुट जीएसटी लग जाएगा। तीसरे ट्रांजेक्शन में आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन में वहां पे दिया गया है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स वेयर परचेज्ड बाय पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अभी कहा था कि आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, रिवर्सल।
रिवर्सल कब कब हो सकता है? तो रिवर्सल बहुत सारे सिचुएशन में हो सकता है। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया परचेज रिटर्न का, दूसरा एग्जांपल हो सकता है ड्राइंग्स का। जब जब आपके गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, तो आपने जो उसके ऊपर जीएसटी भरा था, आपने उसको इनपुट जीएसटी के नाम से डेबिट किया रहेगा, अब आपको इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि सिंस ये गुड्स तुम अब आगे बेचने वाले नहीं हो, तो इसको खरीदते वक्त जो इस पर तुमने जीएसटी भरा था परचेज करते वक्त, वो जीएसटी का हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। तो जब मंथ एंड में आप हिसाब करेंगे कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो जितना इनपुट जीएसटी ज्यादा रहेगा उतना आपको आउटपुट गवर्नमेंट को कम देना है। अगर मेरा लाख रुपए का आउटपुट जीएसटी 1 लाख रुपीज का और 75,000 का अगर इनपुट जीएसटी, तो मेरे को गवर्नमेंट को 25,000 ही देना है। पर अगर आउटपुट जीएसटी 1 लाख का है और इनपुट अगर 60,000 का है, तो मेरे को गवर्नमेंट को 40,000 पे करना पड़ेगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, आपका इनपुट जितना ज्यादा रहेगा उतना गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा, मीन्स आउटपुट का उतना ज्यादा पोर्शन आप अपने पास रिटेन करेंगे, खुद रख लोगे। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि मानता हूं ये जो गुड्स हैं, ये जब तूने खरीदे थे इस पे तूने टैक्स भरा है, वो इनपुट टैक्स होता है, मैं सब समझता हूं। पर अब ये गुड्स सिंस तू मार्केट में बेचने वाला नहीं है, अब ये गुड्स तू घर पे यूज कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए लेके गया, तो इसका जीएसटी का हम तेरे को बेनिफिट नहीं देंगे। मतलब इसका जो इनपुट जीएसटी वो तेरे पॉकेट से गया, हम तेरे को इसका क्रेडिट नहीं देंगे, इसलिए इनपुट जीएसटी को अपने से कैंसिल करना पड़ेगा। आई होप यू आर विथ मी। अरे यस और नो? तो आप क्या बोलोगे? सर ये जो हमने पे गुड्स खरीदे हैं कितने रुपये इसके, सॉरी गुड्स विड्रॉ किए हैं कितने रुपीस के? 20,000 के, और उन गुड्स पे 9% क्या लग चुका था? जीएसटी। तो आज अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर मैं एंट्री करना चाहूँ, राइट है क्या, उस ट्रांजैक्शन की अगर मैं एंट्री करना चाहूँ तो हम क्या एंट्री करेंगे? आप नॉर्मली अगर इसमें जीएसटी ना होता तो पहले क्या एंट्री करते वो याद करें, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप क्या एंट्री करते। तो अगर आपका क्या होता इस बार, नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता तो आप क्या एंट्री करते? तो ऑब्वियसली आप बोलते सर हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देते। एकदम सही, ड्राइंग्स अकाउंट कितने से डेबिट करते? 20,000। बट रुक जा, ड्राइंग्स डेबिट कर दोगे 20,000 से, बट हम क्रेडिट परचेज को करते थे या ट्रेडिंग अकाउंट को करते थे। इस बार परचेज 20,000 से क्रेडिट होगा, बट जो उसके ऊपर का इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो रहेगा वो भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 9 2 आप सबको पता है 18, 1,800 और 1,800 क्रेडिट करोगे तो 20,000 में 1,800 1,800 तो 23,600 रुपीज से आप ड्राइंग्स को डेबिट करोगे। मतलब आपने ड्राइंग्स जो किया वो 23,600, मतलब आपने गुड्स जो घर पे लेकर गए, अगर कोई नॉर्मल कस्टमर अगर वो गुड्स लेके जाता, आप बिजनेसमैन हो ठीक है, पर अगर कोई नॉर्मल इंसान दुकान किसी दूसरे दुकान से गुड्स खरीद के घर पे लेके जाता, तो उसके पॉकेट से वो गवर्नमेंट को टैक्स भरता, तो उसके लिए वो गुड्स की वैल्यू 20,000 नहीं होती, 23,600 होती। तो आपके लिए भी ड्राइंग्स 23,600 का रुपीज का होगा, ना कि 20,000 रुपीज का। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है क्या?